तो नमस्कार प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी सकुशल होंगे। और आपने जो इससे पहले की मैंने एक वीडियो डाली थी वो देख ली होगी आपने। जो बेसिक था उसमें था संख्याओं का परिचय। जैसे कि आपने देखा होगा प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक और अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने कुछ देखा था, तो आपने देख लिया होगा। तो चलिए आज चलते हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 यानी कि वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। उसमें प्रश्नावली फर्स्ट 1.1 को अपन आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन देखें आप। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखें प्रश्नावली 1.1 का देखा होगा आपने कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है, आप देखेंगे निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए चलते हैं। इसमें 5 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और पांचों 5 अपन देखते हैं आज पहली वीडियो में। आप देखिए तो जैसे कि हम लोग देखें कि 140 है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इसके गुणनखंड करना है, फैक्टर कैसे करना है आपको, है ना। तो हम फैक्टर की बात करते हैं, गुणनखंडों की बात करते हैं। तो देखिए जैसे हम फर्स्ट की बात करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर देखते हैं। तो देखें 140, इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का अपन देखते हैं कि भाग जा रहा है या नहीं जाता है, कितनी बार जाता है। तो देखिए 2 से ट्राई करते हैं अपन। 2 7 14, ये 0। फिर 2 से 35 बार, 35 में किसका भाग जाएगा, 5 का। तो देखते हैं अपन 5 7 35, फिर 7 में एक बार 7 का, 7 एकम 7। फिर हम इसको लिखते हैं, इनको हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो देखा आपने 140 को हमने फैक्टर कर दिए, तो इसको आपको कैसे लिखना है, 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि इसको हम लिखें 140 बराबर 2 कितनी बार है, 2 बार, यानी कि 2 की घात 2 इंटू 5 कितनी बार है, 1 बार, यानी 5 की घात 1। 7 कितनी बार है, 1 बार, यानी कि 7 की घात 1। तो ये आपका गुणनफलों के रूप में हमने 140 को किया, तो ये पहले का आंसर आ जाएगा। जैसे अपन सेकंड की बात करते हैं, सेकंड पार्ट है 156। देखिए आप 156 है सेकंड। तो सेकंड की बात करेंगे हम, तो आप देखें जरा, देखिए फर्स्ट वाले को आप देख लिया होगा आपने। तो सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं अपन। 156 है, इसके सबसे पहले वही काम आपको क्या करना है, गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं। यानी कि 2 से इसमें भाग जाएगा, 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16। फिर 2 से भाग देंगे अपन, 2 3 6, 2 9 18। फिर 39 में 3 से देंगे अपन, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 13 में 13 से जाएगा, किसी से नहीं जाएगा। फिर हम देखेंगे 156 है, इसको गुणनफलों के रूप में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखिए इनको सबको लिखें आप गुणनफल के रूप में, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। मतलब कि हमने इसको क्या किया, फैक्टराइज कर दिया। लेकिन घातों के रूप में लिखें अपन, तो इसको लिख सकते हैं 2 कितनी बार है, 2 बार, तो यानी कि 2 की घात 2। 3 कितनी बार है, 1 बार, यानी 3 की घात 1। और 13 कितनी बार है, 1 बार, यानी 13 की घात 1। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं थर्ड पार्ट है इसका, तीसरे नंबर पर आप देखें 3825। देखें आप इसको, 5 है इकाई अंक, तो 2 से भाग तो जाएगा नहीं, यानी अपन 3 से भाग देके देखते हैं। 3 एकम 3, चलिए 3 का भाग जाएगा इसमें। 3 से देखें आप, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 22 हो गया। 30 7 है 21, 1 बचा 15 हो गया। 3 5 है 15, ठीक है। फिर दोबारा देके देखते हैं अपन 3 से, देखिए 3 चौको 12, फिर 7 है, 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हो गया। 3 5 है 15। अब देखिए 425 में किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा क्या, बताइए। 3 एकम नहीं जाएगा। फिर 5 से देखते हैं अपन, ट्राई करते हैं। 5 का भाग जाएगा, इकाई अंक 5 हो या 0 हो, तो उसमें 5 का भाग जाएगा। यानी कि 5 से 5 8 40, 5 5 25, 85 है, मतलब दोबारा 5 का भाग जाएगा। इसमें भी कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 7 35। फिर 17 है, तो 17 में किसी का भाग जाएगा नहीं, 17 एकम 17। तो इसको अपन फैक्टराइज के रूप में लिखेंगे 3825 को। तो किस प्रकार हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और फिर इंटू 17। देखिए इसको 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 को अपन क्या लिखेंगे, 3 की घात 2। 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की घात 2। 17 कितनी बार है, 1 बार, 17 की घात 1।
और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने जो संख्या थी, जो दी गई थी संख्या 140, 156 और 3825, इनको हमने क्या किया, इन गुणनफलों मतलब कि जो संख्या थी उनको गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त करना था, यानी कि इनको फैक्टराइज करके आपको लिखना था और बताना था कि कितने गुणनखंड हैं। तो देखिए 3 संख्या हमने 3 सवाल कर लिए हैं, चौथा और पांचवा आप इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक। देखते हैं अपन 2 सवाल और बच रहे हैं आपके, उनको अपन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इधर से रफ कर दे रहा हूं मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या आएगा, 5008। तो देखिए इसमें किसका भाग जाएगा, 3 का 2 का 3 का जाएगा नहीं, 5 का भाग जाएगा, है ना। 5 का देखो 5 एकम 5 0, फिर 5 एकम 5, यानी कि 5 का भाग गया तो कितनी बार गया ये। फिर हम देखते हैं इसमें 5 का भाग जाएगा नहीं, इकाई अंक 1 हो गया। 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, यानी कि 7 का भाग चला जाएगा। देखिए 7 से हम इसमें भाग देंगे, 7 एकम 7, 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौको 28, 2 बचा, 21 हो गया, 7 तिया 21, यानी कि 143 आ गया। तो देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे के देखते हैं किसका जाएगा भाग। 7 का तो जाएगा नहीं, अब 11 से ट्राई करते हैं अपन। देखो 11 से यदि भाग देंगे अपन, 11 एकम 11, 12 13 14, 3 बचे, 33 हो गया, 11 3 33। अब आ गया 13 में किसका भाग जाएगा आपको पता है, 13 में किसी का भाग नहीं जाएगा, अभाज्य संख्या है, तो 13 ही का जाएगा, 13 एकम 13। इसको लिखने का तरीका 5 5 0 बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यानी कि सभी एक एक बार है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं 5 की घात भी 1, 7 की घात 1, 11 की घात 1 और 13 की घात 1। 13 की पावर, मतलब इनको घातों के रूप में लिखना था, पावर के रूप में। फिर लास्ट सवाल है आपका 5th नंबर का, तो देखिए इसको कर लेते हैं अपन। 7 4 2 9, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। देखिए इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा, किसका भाग जाएगा, ये बड़ी संख्या इसमें अपन देखते चलेंगे कि 2 का 3 का 4 का 5 का, इस टाइप से अपन देखते जाएंगे अभाज्य संख्याओं में किस प्रकार से। तो देखते हैं अपन इसमें 17 का भाग जाएगा, 17 से भाग देकर देखें अपन, तो 17 से भाग चला जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा देखें। यदि हम 17 से भाग दें इसमें, 17 3 क्या, 17 चौको 68, 17 चौको 68, कितना बचा 69 70 71 72 73 74, 6 बचा, 62 हो गया, 17 3 51, यानी कि कितना बचा 11 बचा, 11 बचा, अंक उतारा 9, 119 हो गया, है ना। तो 119 में 17 का भाग जाएगा, 17 छक्के 102, 17 7 119 होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि 437 आ गया, इसमें 17 का भाग नहीं जाएगा, 17 दूनी 34, 17 का भाग नहीं जाएगा। देखते हैं फिर 19 का भाग देके देखते हैं हम, 19 से डिवाइड करें इसको, देखो 19 से कितनी बार जाएगा, 19 दूनी 38, ठीक है 19 से चला जाएगा, है ना। 19 दूनी 38, 5 बचा 57 हो गया, 19 तिया 57। अब आ गया 23, 23 में आप देखिए किसका भाग जाएगा भाई, 23 में किसी का भाग नहीं, 23 के जाएगा, 23 एकम 23। तो देखिए हमने इसको भी 7 4 2 9 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 17 इंटू 19 इंटू 23, यानी कि 17 की घात भी 1 है, 19 की घात भी 1 और 23 की घात भी 1। तो इनको हम घातों के रूप में लिख सकते हैं। एक बार आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना था इनको। तो हमने देखी किस प्रकार से 5 के 5 इसके एग्जाम्पल 5 क्वेश्चन थे, उसको हमने कर लिए पहले पार्ट के। तो फिर हम चलिए आइए चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन हो गया है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के। मैथ में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सवाल को सॉल्व करने से पहले उसको 2 बार रीड करना चाहिए, पढ़ना चाहिए पहले कि पूछ क्या रहा है और करना क्या है हम लोगों को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, आइए अपन पढ़ते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। आपको बारी बारी करके 3 पार्ट है इसके अंदर, 1 2 3 है, इन तीनों को अपन देखेंगे बार बार। देखिए आप
आपको 26 और 91 दो संख्याएं दी गई हैं, इनका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। एलसीएम निकालना है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, मतलब कि महत्तम समावर्तक होता है एचसीएफ यानी, और एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक। तो आप लोग, हमने पहली वाली उसमें क्लास में सीखा था कि उनके गुणनफल ज्ञात करना, संख्याओं को किस प्रकार से हमने गुणनफल ज्ञात करे गुणनखंडों के रूप में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है 26 के हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड। सबसे पहले आपको क्या करना है? आराम से बिल्कुल बढ़िया 26 के क्या करना है? फैक्टर कर लेना है, गुणनखंड कर लेना है, यानी कि ये 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 तीन 6, फिर 13 से, है ना, 13 एकम 13। मैंने क्या किया? 26 को फैक्टराइज कर लिया। फिर इसी प्रकार हम लोग 91 को भी हम गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखिए, आप इसके फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 से नहीं कटेगा, 7 से कट रहा है क्या? 7 एकम 7, 7 से कट जाएगा, है ना। 7 से 7 एकम 7, 2 बचा, 21 हो गया, 7 तिया 21, फिर बचा 13, तो 13 से 13 एकम 13। हम लोगों ने क्या किया? 26 और 91 जो दो संख्याएं दी हुई थी, इनके फैक्टर कर लिए। फिर हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके बढ़िया, आप देखिए एक सवाल को समझ लीजिए, दोनों सवाल आप खुद कर लेंगे। देखिए 26 बराबर क्या लिखना है आपको? 2 इंटू 13 हमने फैक्टर किया, ये हो गया, ठीक। उसी प्रकार हम लोग 91 के फैक्टर करें 91 के, तो 91 के फैक्टर बराबर क्या हुआ? 7 इंटू 13, ठीक है, 7 इंटू 13। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना है? एचसीएफ। जैसे मैं बता रहा हूं उसी प्रकार से आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको काम करना है एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे हम लोग, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको देखना है 26 के गुणनखंड और 91 के गुणनखंड, दोनों में क्या कॉमन है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो। एचसीएफ का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं में कॉमन हो। यानी कि हम देखो, ऊपर वाले में भी 13 कॉमन है और नीचे वाले में भी 13 है, यानी कि 13 दोनों जगह हमको दिख रहा है। तो हम लोग लिखेंगे 13। ऊपर वाले में देखा 2 है, नीचे 7 बचा, यानी कि कोई कॉमन नहीं है। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा 13। फर्स्ट आंसर आ गया, मतलब कि एचसीएफ आपने निकाल लिया, ठीक है। सेकंड बात करते हैं अपन एलसीएम की, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लघुत्तम समावर्तक। जो हम लोगों ने निकाला है एचसीएफ, उसको तो लिखना ही है, दोनों जगह 13 कॉमन था, तो 13 हमने क्या किया? लिख लिया, इनटू ऊपर क्या बचा 26 के गुणनखंड में 2, तो 2 लिखेंगे। नीचे क्या बच रहा है? 7 इंटू 7 लिखेंगे। और इन तीनों का क्या कर लेना? आपको गुणा कर लेना है, आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। 13 7 91, 91 का 2 में गुणा करोगे तो 182, ये आपका एलसीएम आ गया। देख लीजिए आप, 26 के हमने फैक्टर किए, पहले हमने दोनों को फैक्टर के एक एक करके लिख लिए। 26 के बराबर उसके फैक्टर, 91 के बराबर उसके फैक्टर, फिर एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में निकालने के समय हमको क्या देखना है? दोनों में कॉमन संख्या देखना है, जो दोनों में उभयनिष्ठ है उसको देखना है। 13 था और दोनों में उभयनिष्ठ, हमने 13 लिख लिया, है ना। उसके बाद एलसीएम निकाला, तो एलसीएम में जो कॉमन था उभयनिष्ठ था उसको तो लिखा, बाकी जो ऊपर बचा था उसको हमने लिखा। उसके बाद फिर 91 था, उसके फैक्टर का 7 बचा था, उसको लिखा और सबका तीनों का गुणा कर दिया, तो इसका एलसीएम निकल के आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं अपन, दूसरा, सॉरी इसके पहले आपको पहले वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको देखना भी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ये भी आपको चेक करना है। सवाल में बोला है उन्होंने कि जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो देखिए हम लोग दो संख्याएं अपनी 26 और 91 है ना, और एलसीएम एचसीएफ हमने निकाला 13 और 182। तो आइए चलते हैं अपन, लिखते हैं यहाँ पर कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, यानी कि आप लोग चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं जांच, हम लोग इसकी जांच भी करते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM, ठीक है। तो देखिए दो संख्या कौन कौन सी हैं, एक है 26 इंटू 91, ठीक है, बराबर HCF की बात करते हैं तो HCF क्या हो जाएगा, इसका क्या था 13 इंटू LCM क्या है अपना 182, तो LCM लिखा हमने 182। तो देखिए 26 इंटू 91 गुणा करें आप, देखिए गुणा, एक का गुणा करोगे 26 में तो 26 आएगा, एक अंक छोड़िए, 9 छक्के 54 हो जाएगा, 9 छक्के 54 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, 18 5 23,
ठीक है, जोड़ेंगे इसको 6, 4 2 6 और ये 23, यानी कि हमने गुणा किया तो क्या आया 23 66। इधर गुणा करते हैं 13 दूनी 26, 13 13 का पहाड़ा पढ़ो 8 बार, कितनी बार जाएगा 13 13 3 13 चौक 13 65 13 78 13 7 91 13 8 104 और 104 में 2 जोड़ेंगे तो हासिल की 106 हासिल आए 10, 13 एकम 13, 13 और 10 क्या हो जाएगा 23। यानी कि देखो हम लोगों ने जांच कर ली, दो संख्याओं का गुणनफल इधर 23 66, इधर भी दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आ रहा है 23 66, यानी कि दोनों तरफ क्या आ रहा है LHS बराबर RHS हो गया ना, यानी कि हमारा सवाल सही है। लिख सकते हैं आप LHS बराबर है RHS, दोनों साइड बराबर है, दोनों बराबर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था सही है। ये आपकी जांच भी हो चुकी है। तो देखिए आपने पहले बढ़िया तरीके से आपने क्या निकाला, एचसीएफ निकाला, एलसीएम निकाला, फिर हमने जांच भी की कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम होता है। हमने प्रूव करके देख लिया कि दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरे सवाल पे। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड में क्या लिखा है 510 और 92, इन दोनों को क्या करना है हमको, पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है दोनों संख्याओं का, फिर आपको क्या करना है दोनों संख्याओं के गुणनफल इनटू दो संख्याओं का गुणनफल इनटू क्या करेंगे हम एचसीएफ इनटू एलसीएम, तो उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। 510 और 92 है ना, सेकंड है 510 और 92 यानी कि 92। दोनों को पहले क्या करना है आपको फैक्टराइज कर लेंगे हम लोग। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको कर रहे हैं अभी। तो चलिए दोनों के बढ़िया आपको क्या कर लेना, गुणनफल कर लेना। देखिए 2 से कटेगा ये, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब देखिए 3 से कट रहा है क्या, 3 से देखिए अब 3 से भाग जा रहा है इसमें, देखो 3 से 3 7 21 3 8 है 24, 1 बचा 15, 3 5 है 15। फिर 3 से कट रहा है क्या, देखिए नहीं कट रहा है, यानी कि 5 से कटेगा। फिर देखो 5 एकम 5, 5 7 35, फिर 17 से 17 एकम 17। ठीक है, देखिए 92 है, इसको 2 से भाग जाएगा इसमें, 2 चौको 8, 1 बचा 2 छक्के 12। फिर 2 से भाग देंगे हम 46 में, कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 23 है। फिर 23 में हम किसका भाग देंगे, 23 एकम 23। ठीक है, दोनों को हमने फैक्टर किया। फिर लिखने का तरीका 510 को बराबर में लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक, 92 को लिखेंगे हम 92 को लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, हम लोगों ने ये लिख लिया। इसके बाद हम निकालेंगे सबसे पहले HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आइए देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन है वो वनिष्ठ है। तो देखिए आप, मुझे क्या दिख रहा है कॉमन, 2 दिख रहा है, तो लिख देंगे हम 2 इसका HCF हुआ। और देखिए कुछ दिख रहा है 3 5 17 2 23, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग कह देंगे कि इसका HCF है 2। फिर हम बात करते हैं LCM की। तो LCM करने के लिए क्या करना होगा, जो हमने ओवनिष्ठ था 2 कॉमन था उसको तो लिखना ही है, ये 2 लिख लिया, इनटू ऊपर देखिए क्या बचा अपने पास 3 इंटू 5 इंटू 17, नीचे क्या बचा 2 इंटू 23 है ना, 2 इंटू 23 इसको लिखा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुणा कर कीजिए आप, कितना आएगा, चलिए गुणा करते हैं 17 इसका गुणा कर लेते हैं हम लोग। 3 दूनी 6, 6 पंच 30, 17 3 51 है ना, ये कितना हुआ 3 दूनी 6 पंच 30 हो गया। 30 का गुणा 17 में करोगे तो 510 आ जाएगा, और 510 का गुणा 510 हो गया, और 510 यानी कि देखो 510 इंटू 2 करोगे ना तो आपका क्या इंटू क्या बचा 23। चलो पहले हमने क्या किया, 3 दूनी 6 पंच 30 का गुणा 17 में किया तो 17 3 51 510 आ गया। 510 इंटू 2 इंटू 23 बचा। इसको देखिए आप, 510 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2 5 दूनी 10 यानी कि 102, और ये 0 1020 आ गया। 1020 में गुणा कर लेंगे हम 23 का, तो 23 का गुणा करेंगे देखिए आप क्या आएगा, 23 का 0 में गुणा करेंगे तो 0,
23 का गुणा 23 दूनी 46, ठीक है, 4 बचा। 23 का जीरो में करेंगे 0, यानी कि ये 46 और 23 एकम 23, यानी कि 23,460 आपका एलसीएम आ गया। 23,460 आपका एलसीएम आ गया। फिर आपको जांच करना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो आइए देखते हैं अपन दो संख्याएं अपने पास। एक है 510 इंटू 92 बराबर एचसीएफ क्या दिया है, देखिए आप 2 दिया है, इधर 2 लिख लो, इंटू ये क्या लिखा है 23,460, कितना लिखा है 23,460। इनका आपस में गुणा करेंगे हम, देखिए गुणा करते हैं। चलिए 2 का गुणा करो, ये 0, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, एक अंक छोड़ेंगे 9 का जीरो में 9 एकम 9, 9 पंच 45, ये आएगा है ना। 0, 2, 9, 5 और 1 6 और ये 4, यानी कि 46,920। इधर देखते हैं गुणा करके, ये 0, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है, 8 और 1 9, फिर 3 दूनी 6, 6 की 6 ही 6 है ना, और 2 दूनी 4, यानी कि देखिए आप 40,920, 46,920। 46920, 46920 दोनों तरफ क्या आ रहा है बराबर। हम लोग कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, दोनों तरफ हमने बराबर पाया, यानी कि उत्तर सही है हमारा आंसर। जो पहला क्वेश्चन था वो कर लिया हमने। इसी प्रकार जो दूसरा क्वेश्चन था 510 और 92, इन दोनों को LCM और SCF निकालिए, तो हमने SCF निकाला, LCM निकाला, और फिर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर SCF इंटू LCM होता है। ये आपको जांच करके बताना था, तो हमने जांच कर ली और हमारा आंसर सही आया। क्यों? क्योंकि LHS और RHS दोनों साइड में हमारा बराबर आ रहा है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। इसी प्रकार हमारा, आप लोग नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो। चलिए फिर चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड पार्ट देखते हैं अपन। 336 और 54 दोनों का हमको क्या निकालना है। 336 और 54 दो संख्या हमारे पास, दोनों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे हम सबसे पहले। तो चलिए फैक्टर करते हैं अपन 336 के। 2 से 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 1 बचा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग जाएगा इसमें, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 21, 3 से 30 7 है 21, 7 से 7 एकम 7। इसी प्रकार 54 के फैक्टर करेंगे हम लोग। तो 54 से क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा 2 7 14, फिर 3 से 3 नाम 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो हमने दोनों को फैक्टर कर लिए। देखिए लिख ले, आप लोग निकाल लेते हैं। 336 बराबर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार 2 है ना, 1 2 3 4 बार 2 है, फिर 3 कितनी बार है, इंटू 3 इंटू 7। फिर देखते हैं अपन 54 है, फिर 54 है बराबर, इसको लिखते हैं अपन 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इनको मैंने फैक्टराइज करके लिख लिया। सबसे पहले हम निकालेंगे HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे ये 2 दोनों संख्याओं में है, दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या दिख रहा है, 1 3 ऊपर है 1 3 नीचे है, मतलब कि दोनों जगह 1 3 हो गया, और ऊपर 3 है नहीं, नीचे 3 है, 1 बचा, यानी कि ये 2 इंटू 3, यानी कि HCF आ जाएगा आपका 6, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया इसका 6। बाकी जो बचा LCM निकालते हैं। LCM क्या हो जाएगा, जो 2 कॉमन था वो लिख लिया, ये 3 कॉमन था ये लिख लिया, इंटू बचा क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, ऊपर एक और 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू है ना, ये आपका क्या बचा, नीचे बचा। इन सब का हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, आपका LCM आ जाएगा। चलिए देखते हैं गुणा करके क्या आ रहा है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 यहाँ तक आ गया है ना, कितना आ गया 48 इंटू, फिर 7 तिया 21, 21 तिया 63, 48 का गुणा 63 में कीजिए, क्या आएगा 48 इंटू 63। तो देखिए 48 इंटू 63 करके देखते हैं अपन। 48 इंटू 63 है ना, 3 8 है 24, 3 चौको 12, 13 14, ठीक है। एक अंक छोड़िए, 6 का 8 छंग 48 है ना, 8 छंग 48, 6 चौको 24, 25 26 27 28,
आपका आंसर आ जाएगा 4, 8 4 12, 8 और 1 9 और 1 10 और 2 और 1 3, 3024। ये आपका क्या आ गया एचसीएफ और ये क्या हो गया एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम दोनों हमने निकाल लिए। चलिए फिर हम इसकी जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो देखिए दो संख्या हमारी क्या क्या थी, 336 यानी कि 336 इंटू एक और संख्या क्या थी 54, तो ये निकाल ली है ना, इनका गुणा करेंगे बराबर एचसीएफ क्या है अपना 6 और एलसीएम क्या है 3024 यानी कि 3024। ये इन दोनों का हम गुणा करेंगे। चलिए इधर का गुणा करके देखते हैं अपन, 4 का गुणा करो, 4 छंग 24 है ना, एक एक करके गुणा करते हैं बढ़िया। 4 छंग 24, 4 तिया 12, 13 14, फिर 4 तिया 12 और 1 13 यानी कि 1344। एक अंक छोड़ेंगे, फिर 5 का गुणा करेंगे इसमें, 5 छक्के 30, 5 तिया 15, 16 17 18, फिर 5 तिया 15, 5 तिया 15 और ये 16 है ना, जोड़ेंगे 4 4 8 3 8 11 है ना, 6 और 1 7 और 1 8 18 144। चलिए इधर देखते हैं गुणा करके कितना आएगा। 6 चौको 24, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 13 14 है ना, 6 चौको 24 हो गया है ना, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 13 14 और जीरो में करेंगे तो 1 और 6 18। ठीक है, क्या आ गया 18 144 बराबर इस साइड 18 144, 18144 एलएचएस में है, 18144 आरएचएस में है, यानी कि एलएचएस बराबर हो गया आपका आरएचएस, यानी कि हमारा उत्तर सही है। जो एचसीएफ आया आपका 6 और एलसीएम है 3024, ये दोनों एचसीएफ और एलसीएम सही है। क्यों? क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ये हम लोगों ने जांच भी कर ली है, इधर का गुणा किया और इधर का गुणा किया, तो ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट, है ना। देखते हैं अगला सवाल अपन आगे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने देखा था कि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम थे, दो संख्याओं के हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख लिए थे। तो आइए चलते हैं, अब तीसरा वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें तीन संख्याएं दी हैं, तीन संख्याओं के आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। चलिए देखते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन है 12, फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 और 21, यानी कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि 12 के फैक्टर करेंगे पहले अपन, फिर 15 के फैक्टर करेंगे, फिर 21 के हम क्या करेंगे फैक्टर, यानी कि गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड पूछा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं, 12 के गुणनखंड करते हैं, 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से 3 एकम 3। चलिए 15 के फैक्टर करते हैं, तो 3 से 5 है 15 और 5 से 5 एकम 5। 21 के फैक्टर करते हैं, ये 3 से भाग जाएगा इसमें, 3 7 है 21 और 7 एकम 7। आइए बारी बारी से इनको लिखते हैं अपन। 12 को लिखते हैं, 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। फिर देखते हैं अपन 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5, 21 लिखा है, 21 को देखते हैं अपन, 21 बराबर क्या लिखेंगे 3 इंटू 7। और हम यदि चाहें, मान के चलो इसमें कॉमन 3 दिख रहा है मुझे, यहाँ पर भी कॉमन 3 है, यहाँ पर भी कॉमन 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब तीनों जगह मुझे 3 कॉमन दिख रहा है। यदि मान के चलो किसी में कॉमन कुछ भी ना हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इसके इंटू में क्या मान लेते हैं 1, इसके इंटू में भी 1 और इसके इंटू में भी 1, और फिर उसका एचसीएफ 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बात एचसीएफ की आएगी, जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे देखेंगे क्या कॉमन दिख रहा है। हर जगह देखो आप, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, मतलब कि 3 कहां पर है, 3 जगह है। आप लोग देखें, ये हम लोग 3 लिखेंगे और 1 हैगा, देखो 1 भी कहां है, 1 है, 3 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा 3।
तो ये आपका HCF आ जाएगा 3। फिर हम बात करते हैं LCM की, तो LCM क्या हो जाएगा, चलिए जो ओवेनेस्ट था जो कॉमन था उसको तो लिखना ही है 3 × 1, चलिए लिख लिया। उसके बाद ऊपर क्या बचा आपको, देखो 12 के फैक्टर में 2 × 2 बचा, तो 2 × 2 लिख लिया। 15 के फैक्टर में क्या बचा, 5 बचा, उस 5 को लिख लिया। 21 के फैक्टर में क्या बचा, 7 बच रहा है, तो उसको 7 लिख लिया। बाकी सबका तीनों का एक साथ गुणा कर देंगे हम सबका, तो देखो इसका गुणा करते हैं अपन, 5 7 35, 35 दिया 105, 35 दिया 105 और 105 दूनी 210, 210 दूनी 420, तो इसका LCM हो जाएगा 420 और HCF हो गया ये 3। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करते हैं इसकी 17, 23 और 29, इन तीनों संख्याओं के आपको HCF और LCM निकालना है। चलिए बात करते हैं, देखो हमने यहाँ पर देखा था 17 में किसका भाग जाएगा, ओनली 17, 17 एकम 17, 23 में भी किसी का भाग नहीं जाएगा, 23 एकम 23, 29 में भी किसी का भाग नहीं जाता, 29 एकम 29। तो चलिए हम क्या करेंगे, अपन 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 × कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे यहाँ पर। 23 को क्या लिख सकते हैं अपन, 23 × 1 लिखेंगे। 29 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 29 × 1, तो फिर हम निकालेंगे HCF। तो HCF की बात करेंगे जिसमें देखो हम लोग यदि फैक्टर लिखते तो 23 आता, 17 आता, 29 आता, कुछ भी कॉमन नहीं था तो हमने 1 इसके मल्टीप्लाई में लिख लिया। क्यों, क्योंकि 1 लिख सकते हैं, 1 का किसी में गुणा करेंगे तो वही आएगा, कोई अंतर नहीं है। तो देखिए आप 1 तीनों जगह दिख रहा है, तो इसका HCF हो जाएगा 1 यानी कि 1। ठीक, LCM की बात करें, LCM तो एक जो कॉमन था वो तो लिख ही लिया हम लोगों ने, एक कॉमन था वो वनिष्ठ था उसको तो हमने लिख ही लिया 1 × ऊपर क्या लिखा है 17, फिर क्या बचा है 23 × 29, इन तीनों का हम लोग गुणा कर लेंगे तो आपका LCM आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका गुणा करके क्या आएगा, चलिए गुणा करते हैं अपन। 17 का पाड़ा पढ़ते 17 × 1 का 17 एकम 17, 17 का गुणा 23 में करो, 17 × 3 51, 51 की 1, 17 दूनी 34, 34 और 5 35, 36, 37, 38, 39। ठीक है, फिर गुणा करेंगे हम इसमें 29 का, चलिए 9 का गुणा करो, 9 एकम 9, 9 9 81 है ना, और 9 तिया 27, 27 28, 29 30, 31 32 33 34 35, यानी कि इसका आंसर आएगा 35 आ गया। फिर 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 हासिल का 7, यानी कि 9 2 और 1 3 हो जाएगा, 8 5 8 9 10 11 12 13, 13 की 3 हासिल आई, 1 7 3 10 और 1 11, तो इसका आंसर आ जाएगा 11,339 LCM हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, लास्ट है 3rd नंबर पे आपका 8, तो 8 के फैक्टर करेंगे, 9 के फैक्टर करेंगे, 25 के फैक्टर कर लेंगे हम लोग। देखो तीनों के गुणनखंड कर लेंगे पहले हम, देखिए 8 का गुणनखंड करते हैं अपन 2 से, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। 9 की बात करते हैं, 3 से कटेगा 9, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। ठीक, 25 की बात करते हैं तो ये 5 से कट जाएगा, 5 पंचे 25, फिर 5 एकम 5। ठीक है, वही तरीका से हम 8 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 2 × 2, फिर 2। ठीक है, 9 को लिखेंगे 3 × 3, 25 को लिखेंगे हम 5 × 5। चलिए अब देखिए यहाँ पर आप कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 2 2, इस वाले में 8 के फैक्टर में 2 है, 3 के फैक्टर में 3 है, 25 के फैक्टर, इस 9 के फैक्टर में 3 है, 25 के फैक्टर में 5 है, तीनों जगह कुछ भी ओवरनेस्ट नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं दिख रही हमको। तो ऐसी स्थिति में हम लोग 1 मान लेते हैं, तीनों जगह यहाँ पर भी 1 का गुणा कर लेंगे, एक यहाँ पर भी 1 का गुणा, और जो आपका HCF हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा HCF। क्यों, क्योंकि तीनों जगह 1 कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं होता, जब क्या होता है 1 मान लेते हैं हम लोग, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। ठीक है, बाकी LCM की बात आई तो LCM तीनों का गुणा कर लेंगे हम लोग, है ना। ऊपर जो बच रहा था, देखो एक तो तीनों जगह कॉमन था, एक तो ले लिया हमने, तो क्या बचा ऊपर 2 × 2 × 2, नीचे बचा 3 × 3 5 × 5, यानी कि वही बचा सेम टू सेम 8 × 9 × 25,
तो देखिए आप 25 अट्ठे 200, गुणा करने का 25 का गुणा 8 में करो पहले, 25 अट्ठे क्या हो जाएगा 200, और 200 का गुणा जैसे ही आप 9 में करेंगे तो 9 दूनी 18 और 2 जीरो यानी कि 1800 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। पहला वाला था 12, 15, 21, 17, 23, 29, तीनों का हमने बारी बारी एचसीएफ निकाला और एलसीएम निकाला, मतलब कि हम लोगों ने तीन तीन संख्याओं वाले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अपन। 4 में आपको एस दिया है कि यदि एचसीएफ ऑफ 306 और 657 का 9 है तो एलसीएम ऑफ 306 और 657 ज्ञात कीजिए। मतलब कि कुछ नहीं है, बढ़िया सवाल है, वेरी मोस्ट सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है, 10वीं के 10th क्लास में बार बार आता है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि 306 और 657 का एचसीएफ दिया है हमको 9, क्या दिया है 306 और 657 का एलसीएम एचसीएफ दिया है 9, आपसे पूछा है कि 306 और 657 का एलसीएम निकालिए, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया है आपको और आपको क्या निकालना है एचसीएफ निकाल, एचसीएफ दिया है एलसीएम निकालना, सॉरी ठीक है, एचसीएफ दिया है आपको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को पता है, हमको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM, मतलब कि जो भी दो संख्याएं उनका HCF और LCM होगा वो गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अपन लिखते हैं यहाँ पर कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू क्या होता है LCM। ये बात आपको रट के रखना है, बिल्कुल 10th क्लास में आप हैं तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। तो आइए चलते हैं, दो संख्याएं कौन कौन सी, जो दो संख्याएं दी हैं हमको, यानी कि 306 और 657, 306 और 657, इन दोनों का क्या करना है आपको गुणनफल करना है, मतलब कि इन दोनों का गुणा करना है। बराबर की जगह बराबर, एचसीएफ दिया है हमको 9 तो एचसीएफ की जगह 9 लिख दिया, एलसीएम नहीं है तो एलसीएम की जगह एलसीएम लिख दो, क्योंकि एलसीएम हमको निकालना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपन एलसीएम के। तो एलसीएम ये 9 इधर बराबर किस साइड गुणा में है, बराबर किस साइड आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो हम लोगों के पास जो एलसीएम होगा बराबर क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 तो बराबर है, लेकिन ये 9 कहाँ जाएगा बटे में, यानी कि भाग में। ठीक, चलिए काटते हैं, 9 का भाग दो इसमें, 9 एकम 9, 9 से काटो 9 7 63, कितना बचा 2 बचा 27 हो गया, 9 तिया 27 यानी कि 73 बचा, और एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका 306 इंटू 73 यानी कि 73। चलिए आप लोग गुणा करके देखना, 73 का गुणा करना है 306 में, आसान है, बढ़िया गुणा कर लेंगे आप, तो क्या आ जाएगा आपका गुणनफल आ जाएगा 22,338, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 था, बहुत ही बढ़िया सवाल था, इसके जैसा आपको करके देखना, और एक उदाहरण दिया होगा, एग्जांपल आप देख लेना है इसके जैसा, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। हमको एचसीएफ दिया था, एलसीएम निकाल लिया, हो सकता है वो आपको एलसीएम दे दें और पूछ लें कि आप एचसीएफ निकालिए, तो आपको एचसीएफ निकालना होगा, सेम तरीका है। या फिर दे देंगे कि दो संख्याओं का एचसीएफ दे देंगे, एलसीएम दे देंगे और बोल देंगे कि एक संख्या दे देंगे, ये बोल दिया हमने कि एक संख्या 306 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल आपके पास 4 चीजें हैं, चारों में से कुछ भी पूछ ले आप, 3 आपको देंगे और एक अननोन होगा, तो आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं इसकी सहायता से। तो आप इसको अच्छे तरीके से लिख के रख लेना और याद कर लेना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन, है ना, अगला सवाल। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं अपन, 5वां सवाल है, देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, आपको क्या करना है, जांच करना है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आपको जांच करना है, आपको चेक करके बताना है कि 6 की पावर n है, ये संख्या किस 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। आपको ये क्या करना है, जांच करना है, और बोला है कि
n क्या है यहाँ पर? प्राकृत संख्या। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में एक वीडियो देखी थी, उसमें मैंने आपको सारी संख्याओं के बारे में ओवरव्यू दिया था कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, कहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए। देखिए आप, चलिए हम देखते हैं सॉल्यूशन। जैसे 6 की पावर n है ना, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब इसका मतलब ये है कि 6 की पावर n है और n यहाँ पर क्या है? n क्या है यहाँ पर? n है प्राकृत संख्या, यानी कि n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 कुछ भी हो, है ना। ये n का मान अनंत तक, मतलब प्राकृत संख्या 1 से लेके अनंत तक होती है। चलिए, तो n का मान इन्हें दिया है, बोला है कि n एक प्राकृत संख्या है, तो आपको बताना है कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो चलिए हम देखते हैं, बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, बढ़िया आप शांति से देखिए कि मान के चलो मेरे पास 6 की पावर n है और n की जगह मैं 1 रखता हूं, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 6 आएगा। ठीक है, मानिए n की जगह 1 रखा तो क्या आया मेरा? इकाई अंक, मतलब कि 0 पर समाप्त हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों? अंक 0 पर समाप्त संख्या नहीं हुई। मैं यदि 6 की पावर क्या रखता हूं? n का मान 2 रखता हूं, 2 रखा जैसे ही मैंने, तो क्या हो गया? 6 × 6 यानी कि 6 × 6 कितना हुआ? 36। यानी कि संख्या 0 पर समाप्त हुई क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक क्या आ रहा है? 6। पूछा जा रहा है कि 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? तो यहाँ पर मैंने 2 संख्या रख कर देखी, मतलब कि n का मान 1 रखा, 2 रखा। आइए मैं n का मान 6 की पावर 3 रख के देखता हूँ, मतलब n का मान यानी कि प्राकृत संख्या 3 रख के देखता हूँ, तो क्या होगा? 6 × 6 × 6, तो भी नहीं आ रहा भाई, 36 आएगा, इंटू कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। ये मतलब कि ये चलता जाएगा। मैं यहाँ पर 6 की पावर n रखा, तब भी मेरे पास 6 × 6 × 6 आप कितनी भी बार करते जाओ, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है भाई? इकाई का अंक क्या मिलेगा? लास्ट डिजिट 6 ही मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मतलब कि जो भी है स्टार्टिंग में कुछ भी आया, लेकिन इकाई अंक तो हमको क्या मिल रहा है? 6 ही मिल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि 0 पर समाप्त कौन सी संख्या होती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखो हम क्या करें, यदि 6 के गुणनखंड करें भाई, 6 के क्या करते हैं? फैक्टर, तो क्या आएगा? 2 × 3 और इसकी पावर n, यानी कि फैक्टर में 2 है और 3 है। चूंकि 0 पर समाप्त होने के लिए, 0 पर संख्या कोई भी संख्या है, उसको 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में, उसके फैक्टर में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए, तभी वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। जैसे कि मैं बात करता हूं, देखो मेरे पास संख्या 10 है, ये कहां पर है? 0 पर समाप्त है, बिल्कुल 0 पर समाप्त है। इसके गुणनखंड की बात करें अपन, तो इसके गुणनखंड क्या बनेंगे? 2 और 5। तो कम से कम उसमें 2, एक 2 होना चाहिए और एक 5 होना चाहिए, कम से कम, ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है। मान के चलो मेरे पास बात करता हूं मैं, यदि संख्या 20 है तो 20 के भी फैक्टर करेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 5। तो देखो यहां पर भी कम से कम एक बार 2 और 5 तो उस संख्या में, उसके गुणनखंडों में उपस्थित होना चाहिए, तभी वह संख्या अंक 0 पर समाप्त होगी। ये 0 पर समाप्त हो रही है, बिल्कुल सही बात है। ये भी 0 पर समाप्त हो रही है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर 6 की पावर n बात करें अपन, तो ये संख्या 0 पर समाप्त हो रही है क्या? नहीं हो रही है ना। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना होगा, ये लिखना होगा, एक बात लिखना होगा कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होगी? जब उसके गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो। तो हम लिख सकते हैं, देखिए कि चूंकि कोई भी संख्या 0, या फिर ऐसा करके लिख लें, अंक 0 पर समाप्त, अंक 0 पर समाप्त तब होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में, जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो। मतलब कि कोई भी संख्या अंक 0 पर समाप्त तब होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो।
चूंकि देखो ये तो अपन ने लिख दिया, लेकिन 6 की बात आ रही है, 6 की पावर आ रही है, तो अपन यहाँ पर लिख दे रहे हैं अपन कि 6 की पावर n, ऐसा करके लिखते हैं कि संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर, है ना, ऐसा करके लिख देना कि अतः संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, है ना। क्यों नहीं हो सकती ये भी लिखना है अपन को, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडों में दो तो उपस्थित है, दो तो उपस्थित है, लेकिन पांच उपस्थित नहीं है। ठीक है, हमने देखा कि संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों, सॉरी इधर लिखने में गलती हुई थोड़ी, अभाज्य गुणनखंडों में दो तो उपस्थित है, गुणनखंडों में दो तो उपस्थित है, लेकिन 5 उपस्थित नहीं है। क्या उपस्थित नहीं है? 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये सवाल था, हमको पहले पता होना चाहिए कि n का मान दिया है, प्राकृत संख्या मतलब n का मान हमने रख के देखा, 1 रख के देखा, 2 रख के देखा, 3, और चलते चलते गए हम देखा, और फिर हमने पाया कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि 0 पर समाप्त हो जाए, है ना। तो आइए चलते हैं, ये सवाल के बाद अगला सवाल करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली 1.1 का 6वें सवाल की बात करते हैं अपन। 6वां सवाल है 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये दो संख्याएं दी हैं। बोला है भाज्य संख्याएं क्यों हैं। दो संख्याएं हैं, एक संख्या है मेरे पास ये, तो आइए चलते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है। सेकंड है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, और बोला है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं, तो आपको प्रूव करके बताना, देखना है। ठीक है, चलिए आइए अपन बात करते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ इस प्लस से पहले देखें आपको क्या दिख रहा है कॉमन, 13, प्लस के बाद देखें 13, तो दोनों जगह प्लस से पहले और प्लस के बाद मुझे 13 दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 13 को कॉमन ले लेंगे। इधर क्या बचा 7 × 11 प्लस यहाँ से क्या बचा 1। चलिए इधर बात करते हैं, प्लस के पहले बात करें ये और प्लस के बाद, दोनों तरफ मुझे क्या दिख रहा है ओवेनिस्ट, दोनों जगह मुझे दिख रहा है ओवेनिस्ट 5 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा 5 कॉमन ले लूंगा, और जो इधर बचा क्या बचा 7 × 6 × 5 तो कॉमन ले लिया, 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस का 1। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 13 × क्या हो जाएगा 11 7 77 + 1 78, मतलब कि 13 × 78। इस पूरी संख्या को मैंने सॉल्व किया, क्या तो क्या आया मेरे पास 13 × 78। चलिए इधर बात करते हैं अपन, इधर बात करेंगे तो 5 और ये हो जाएगा 7 × 42, 4 × 3 गुणा करेंगे, इसका पूरा गुणा करने के बाद आ जाएगा 1008 + 1। इसको सॉल्व करेंगे अपन, 5 × क्या हो जाएगा 1008 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1009 × 5। मतलब ओवरऑल हमने दोनों संख्याओं का क्या किया, इसको प्लस ये दोनों संख्याओं को सॉल्व करा के फैक्टर थे उनको कॉमन लेके ओवरनिस्ट करके हमने पूरा सॉल्व करके 5 × 1009 बना दिया, और इसको क्या बना दिया 13 × 78। तो पूछा जा रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमें पता होना चाहिए पहले नंबर की भाज्य संख्याएं क्या होती हैं बेटा। तो भाज्य संख्याओं का आइडिया हमको होना चाहिए सबसे पहले। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनमें खुद के अलावा और एक के अलावा, भाई स्वयं के अलावा और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग जाता हो, अन्य किसी संख्या से पूरी बार भाग जाता हो, वो संख्या क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर
ये पूरी संख्या है। चलो दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। मान के चलो मेरे पास एक संख्या है, मैं बात करूं मेरे पास एक संख्या 6, ठीक है। 6 संख्या में भाई 6 में किसका भाग जाएगा? यदि मैं भाग देने की बात करूं तो भाई 6 का तो भाग जाएगा ही जाएगा, ठीक है, 6 का भाग जाएगा। और किसका भाग जाएगा? 1 का भाग जाएगा। ये तो सभी में जाता है, लेकिन 6 में किस किस का भाग जाएगा? 2 का भी भाग जाएगा और 3 का भी भाग जाएगा। तो ये संख्या कैसी कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब भाज्य संख्याएं वह संख्या होती हैं जिनमें खुद के अलावा, यानी कि खुद के अलावा और 1 के अलावा अन्य किसी का भाग जाता हो तो वो क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। मतलब इसमें 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है, तो ये संख्या क्या कहलाएंगी? आपकी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। और बात करें अपन, मान के चलो अभाज्य संख्या है 7 है। 7 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। देखो इसमें किसका भाग जाएगा? सिर्फ 7 का भाग जाएगा या 1 का भाग जाएगा। 7 और 1 के अलावा किसी और का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो ये संख्या कैसी कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो मतलब हमें यहां से पता चल रहा है कि 6 है, इसके मैं यदि गुणनखंड की बात करूंगा तो कितना आएगा? 2 × 3 आएगा, ठीक है। मतलब कि भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके कम से कम 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है। क्या हो? 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं। तो ये संख्या मुझे देखिए, ये दोनों संख्या है, ये पूरी संख्या को 13 × 78 आया, ये पूरी संख्या को सॉल्व किया तो 5 × 1009 आया। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए कि मान के चलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि भाज्य संख्याएं, आपको पता होना चाहिए भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड संभव हों, क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, है ना। लेकिन अभाज्य संख्याओं की बात करें अपन, यहां पर देखें आप कि अतः ये दोनों संख्याएं, इसके 2 गुणनखंड हो रहे हैं 13 × 78, बिल्कुल हो रहा है। ये वाली संख्या देखें, इसके गुणनखंड हो रहे हैं 5 × 1009। इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो ये दोनों संख्याएं कैसी कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो आप लिख देंगे अतः यह दोनों संख्याएं कैसी हैं? भाज्य संख्याएं होंगी। कैसी संख्याएं? भाज्य संख्याएं होंगी, या फिर ठीक है भाज्य संख्या होंगी। क्यों भाई? क्योंकि इनके 2 गुणनखंड संभव हैं। ठीक है, आपको क्लियर है ना। 2 भाज्य संख्या क्या होती है? उनके कम से कम 2 गुणनखंड हो, तो इनके 2 गुणनखंड हो रहे हैं, भाज्य संख्याएं हो गई। तो हम लोगों ने इसको पूरा व्याख्या करके बता दी है कि ये संख्या और ये संख्या दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।